बड़ी खबर में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस बड़ी खबर में बिहार झारखंड के उन बड़ी खबरों पर हमारी खास नजर है जो कहीं न कहीं दोनों राज्यों को सरकार के सेहत के लिए, या यूं कहें कि दोनों राज्य की जनता हैं उनके सेहत के लिए ये खबर जरूरी है। जी हाँ, सेहत की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि सर्द दोनों जगह बिहार झारखंड में जो स्थिति है, सर्दी को लेकर गजब का सितम ढा रहा है। ये सर्दी फिलहाल 2-3 दिनों तक कोई राहत मिलने वाली नहीं है। राजभवन मार्च भी है पप्पू यादव का किसानों को लेकर। खबर यह है कि जिस तरह की तैयारी पप्पू यादव की है उससे कहीं बड़ी तैयारी पुलिस ने कर रखी है। आज कैबिनेट का भी बैठक है। झारखंड के विधायक जी बेकाबू हो रहे हैं, साइकिल सवार को कुचल रहे हैं। आखिर जाए तो जाए कहाँ? हाथी से भी लोग परेशान हैं। हाथी के आशियाने के साथ छेड़छाड़ करे तो हाथी कहाँ जाए? कई सी खबरें हैं, लेकिन चलिए इस बड़ी खबर की शुरुआत हम करते हैं। जी हाँ, बड़ी खबर की शुरुआत हम करते हैं कैबिनेट की बैठक से। आज बिहार सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक है और ये कैबिनेट की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि सरकार गठन के बाद 1 महीने तक बैठक नहीं हो पाई थी। वजह कयास लगाए जाने लगे थे कि आखिर सरकार के दोनों गठबंधन के बीच कुछ न कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिसलिए कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है। लगातार सवाल खड़े होने लगे। पिछले सप्ताह मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई और अब इस बैठक के बाद आज फिर बैठक है। स्वाभाविक तौर पे पिछले कैबिनेट की बैठक में 7 निश्चय और जो बिहार की चर्चा है, खास करके आत्मनिर्भर बिहार, उसको लेकर उस कैबिनेट में मोहर लगाई गई। आज कैबिनेट में क्या खास, तो ये अब रूटीन कैबिनेट कह सकते हैं। मंगलवार को होना है तो आज बैठक है, लेकिन फिर भी इस बैठक को लेकर हर किसी की नज़र है कि आखिर इस बैठक में आज किन प्रस्तावों पर मोहर लगनी है। क्योंकि चर्चा ये है कि स्वरोजगार को लेकर कई ऐसे विभाग हैं जिनको सम्मिलित करके एक नए मंत्रालय बनाने की बात चल रही है। चलिए, हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त जुड़े हुए हैं अशोक मिश्रा जी। अशोक मिश्रा जी से जानना चाहेंगे कि अशोक जी, कैबिनेट की बैठक आज चर्चा में इसलिए है कि काफ़ी लंबे समय के बाद जब मीडिया में ये खबरें आने लगी कि कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है, बैठक नहीं हो रही थी, पिछले सप्ताह बैठक आयोजित हुई, 2 बड़े प्रस्ताव पर मोहर लगाए गए। अब ये खबर आ रही है कि कुछ विभागों को मिलाकर रोजगार को लेकर एक नए मंत्रालय के गठन की चर्चा चल रही है। क्या आज के कैबिनेट में भी कुछ सरकार इसी तरीके की फैसले की बात सोच रही है? पिछले 1 महीने से जो कैबिनेट की बैठक नहीं हुई उसके कई कारण थे और एक कारण था कि मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन खरमास शुरू होने के बाद ठीक आप कह सकते हैं कि 1 दिन पहले ही पिछले 28 दिनों के बाद मुख्यमंत्री ने अपना मुंह खोला और उन्होंने कहा कि बीजेपी से प्रस्ताव नहीं मिला है, इसलिए मंत्रिमंडल का गठन का विस्तार नहीं हो रहा। और उसके तुरंत बाद पिछले मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई और 2 प्रमुख फैसले लिए गए, जिसमें 7 निश्चय पार्ट 2 है और आत्मनिर्भर बिहार का जो फैसला है राज्य सरकार का, उसके प्रारूप को सहमति दी गई। आज की बैठक आप रूटीन भी कह सकते हैं, लेकिन अब सरकार यह दिखाना चाहती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल टल गया है और 1 महीने अब सरकार पूरी तरह से अपने रूटीन वे में काम करेगी। तो ऐसी परिस्थिति में मंत्रिमंडल की बैठक भी जो साप्ताहिक होनी है वो होनी चाहिए, ताकि मीडिया में फिर कोई खबर ना बने। और इसके लिए आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है और इसके ठीक पहले कल बिहार विकास मिशन की बैठक हुई थी और उस बैठक में जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक राज्य सरकार एक कौशल विकास विभाग की स्थापना करेगी और उसके तहत जो 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की है, उसमें स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, किस तरह प्रारूप बने। 44 विभाग अभी सरकार के पास है, 45 विभाग बनेगा तो अन्य विभागों में जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को कैसे लिया जाए और एक जवाबदेही किसी मंत्री को, एक अधिकारी को दी जाए, ताकि विकास के काम को प्रभावित किए बिना रोजगार लोगों को मुहैया कराया जाए। और लोगों को जो 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है उसमें सरकारी नौकरियां हैं और फिर स्वरोजगार योजना भी है। तो उन सारी बातों पर एक तरह से कहिए कि वो विस्तृत रूप से उसका प्रारूप तैयार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब जो विकास मिशन के तहत कौशल विकास
की जो बात की जा रही है कि एक अलग मंत्रालय का गठन हो सकता है। कैबिनेट की बैठक में आज कुछ अलग इस तरह के प्रस्ताव आए तो कोई बड़ी बात नहीं हो। चलिए अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। जी हाँ, राजभवन मार्च। पप्पू यादव अब से थोड़ी देर बाद राजभवन कूच करने वाले हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि तैयारी भी, जितनी तैयारी पप्पू यादव की है उससे कहीं बड़ी तैयारी पटना प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने कर रखी है। 0 माइल पे ये उनका पिछले 4-5 दिनों से उनका ये प्रदर्शन चल रहा है। तो हम सीधे चलते हैं मरगूब आलम के पास, जो इस वक्त पहाड़ी पर मौजूद हैं, 0 माइल पे आप कह सकते हैं। मरगूब, क्या नज़ारा है? क्या इस बार पप्पू यादव भीड़ जुटाने में तो कामयाब हो ही जाते हैं, अपने आंदोलन को सफल बनाने में? क्या स्थिति है? किसानों के समर्थन को लेकर वो राजभवन मार्च करने वाले हैं। क्या वाकई में वो राजभवन तक पहुंच पाएंगे या फिर पुलिस की मुकम्मल व्यवस्था की गई है? संतोष जी, तैयारियां दोनों तरफ से है। हम आपको दोनों नजारा दिखाने जाएंगे। पहले हम आपको नजारा दिखाते हैं सीधे पप्पू यादव का जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जहां पप्पू यादव मौजूद हैं। हम आपको वहां का नजारा दिखाना चाहते हैं। आप देखिए, पप्पू यादव के विंग के सभी लोग, छात्र कह सकते हैं कि आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग यहाँ पहुंच गए हैं। और यहाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई दिनेश हैं जो पूर्व एमएलए हैं, उनके साथ साथ सभी कह सकते हैं कि बड़े नेता मौजूद हैं। और साथ ही यहाँ 12:30 बजे के आसपास पप्पू यादव का पूरा यहाँ एक मार्च होगा। और ये पूरा नजारा हम आपको लाइव तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। आप देखते हैं किस तरीके से लाइव तस्वीर है। देखिए, ये पूरा नजारा है। पप्पू लगभग काफी लोग हैं और 12:30 बजे ये लोग यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ से निकलने के बाद प्रशासन की भी तैयारी पूरी है। हम पप्पू यादव जी से बात करेंगे। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। आप देख सकते हैं यहाँ गाना बजाना भी हो रहा है। हम बात करेंगे पप्पू यादव जी। विधायक जी हैं, सब लोग बात करेंगे। तैयारियां क्या है पप्पू यादव? अब कल आपने नहीं देखा गाना, कल आपने नहीं देखा, फिर नहीं बोले, चल। कल आपने देखा नहीं भारत के किसान कैसे रो रहे हैं। पूरा देश खंडित होने की तैयारी में, बंटने की तैयारी में, टुकड़ा टुकड़ा देश को करने की तैयारी में। कहीं सिख का देश होगा, कहीं जाट का देश होगा, कहीं मराठी का देश होगा, कहीं गुजराती का देश होगा, कहीं दलित का देश होगा, कहीं किसी का देश होगा। ये हालात पैदा किए जा रहे हैं इस हिंदुस्तान में। प्रशासन की भी पूरी तैयारी है। आप जिसकी तैयारी हो रहे, आर पार की लड़ाई होगी, चरणबद्ध आंदोलन लड़ाई है। और जब तक भारत के किसानों को अपने लागत का और मेहनत का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको कमेटी बनाने के लिए, कमेटी बनाओ, कोई समझौता नहीं होगा, कमेटी बनाओ, किसान और सरकार के बीच का कमेटी, और हर साल मूल्य तय करे वो कि क्या लागत है और कितना मूल्य होगा। पप्पू यादव किसान के साथ सड़कों पर रहेंगे जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। सर, जब या तो आप कृषि को उद्योग का दर्जा दे दो, या तो आप कंप्लीट रूप से कानूनी अमली जामा पहना दो एमएसपी का, या तो आप कमेटी तय करो, किसान तय करेगा क्या करना है। हर परिस्थिति में आप लड़ाई अब आर पार है। आप गाली दोगे किसान को, माओवादी, उग्रवादी, बेमुला की घटना घटी तो उग्रवादी बना दिए, संविधान की बात आई तो आतंकवादी बना दिए, मजदूरों ने अपनी बात किया तो उग्रवादी बना दिए, व्यापारी ने बात किया तो चोर बना दिए, नोटबंदी की बारी आई तो देश को चोर बना दिए, और तुम जुबर कर गूगल और अदानी अंबानी के मालिक बन गए। क्या है ये? नौकर और दलाली। लड़ाई बिल्कुल क्लियर है, उस पर कोई बहस नहीं है। अभी चलिए, अभी लड़ाई आर पार की होगी। पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया। यह पूरा तस्वीर है। हम आपको प्रशासनिक तस्वीर भी दिखाएंगे, क्या तैयारियां हैं प्रशासन की। हम अपने कैमरामैन सुनील से बोलेंगे कि वो आए और बाहर में दिखाएं। संतोष जी, क्या तैयारियां हैं प्रशासन की? लगभग 100 से ज्यादा बिहार पुलिस के विशेष जवानों को यहाँ लगाया गया है, और ये सभी जवान यहाँ रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं। और पप्पू यादव का जो राजभवन मार्च है, उस मार्च को यही रोकने की तैयारी है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट हैं, यहाँ सिटी एसडीओ पहुंचे हैं, यहाँ एएसपी सिटी पहुंचे हुए हैं, साथ ही
पटना डीएम के तरफ से प्रतिनियुक्त कई मजिस्ट्रेट यहाँ पहुंचे हैं और इनके मार्च को यहीं रोके जाने की प्रशासन के तौर पर रोका जाएगा। बिहार पुलिस के ये जवान है, देख सकते हैं आप, यहाँ सिटी एसपी एएसपी पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ पुलिस मजिस्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। तो सभी तैयारियां यहाँ की गई है और बिल्कुल कह सकते हैं कि जवानों के साथ यहाँ बिहार पुलिस के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और प्रशासनिक तौर पर पूरी तैयारी है। तो संतोष जी, पप्पू यादव ने कहा आर पार की लड़ाई होगी, प्रशासन ने कहा है किसी भी हालत में बाईपास पर चढ़ने नहीं देंगे। बाईपास का मतलब है कि सड़क जाम होगा और कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाएगी। तो उनके पूरे राजभवन मार्च को इसी स्थान पर रोका जाएगा और फिलहाल पप्पू यादव ने घोषणा किया है कि ये आर पार की लड़ाई है और जाप के कार्यकर्ता राजभवन जाकर रहेंगे। फिलहाल देखना होगा, थोड़ी देर के बाद पूरा मामला आएगा, लेकिन कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि शायद पप्पू यादव ने इस बात की घोषणा करके कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ का नजारा हो सकता है बहुत बदला बदला नजारा में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मरहूम आलम जी, और लगातार आप बने रहे, हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान के इश्यूज को लेकर भी पप्पू यादव सड़कों पर हैं। राजेंद्र नगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर भी सड़कों पर हैं। मतलब पप्पू यादव मतलब सड़क, और सड़कों के सहारे वो बिहार की सियासत को साधना चाहते हैं। ये एक बड़ी बात है। चलिए, अब हम दूसरी खबर पर चलते हैं। ओम शांति, जी हाँ, एक गैंग डेवलप किया है, हत्या करती है, लूट करता है और कहता है ओम शांति। जी हाँ, ये हाजीपुर में एक घटना, लूट के दौरान बार बार वो उसके जुबान से सामने आ रहा था ओम शांति। जरा पहले उनके उस वीडियो फुटेज को देखिए कि किस तरीके से वो लूटपाट कर रहे हैं। एसबीआई ग्राहक केंद्र पर लाखों रुपया की लूट हुई है और उसमें जो लुटेरा, मुख्य लुटेरा है, वो कहता है ओम शांति, हर बात पे ओम शांति। पुलिस को ओम शांति कहने वाले इस अपराधी की तलाश है। जगह आसपास अगर कोई इस तरह की चीजें, जो व्यक्ति लगातार जिनके जुबान पर ओम शांति हो, वो जो है वो इसका अपराधी है। उसका चेहरा भी बेनकाब है। जरा देखिए कि किस तरीके से हाथ पे बंदूक पिस्टल लहरा रहा है और आमने सामने पब्लिक खड़ा है। ओम शांति उसके जुबान से निकल रहा है। जी हाँ, हमारे साथ हाजीपुर से जुड़ गए हैं पंकज। पंकज, ये कौन सा गैंग है जो आजकल अपराध करने के बाद ओम शांति कहते हुए निकल जा रहे हैं? कहीं पुलिस की पकड़ से अभी तक वो बाहर है, कुछ पता चला है क्या? देखिए, ये एक नया तरह का गैंग डेवलप हुआ है जो घटना के अंजाम देने के बाद ओम शांति कहता है। जिस तरह से बलिगांव के ये चांदपुरा चौक पे ग्राहक सेवा केंद्र को लूटा गया था, लूट के दौरान जब वो जाने लगे वहां से तो सीधे ओम शांति कह करके निकलता चला गया। क्यों? और दोनों हाथ में उसे पिस्टल था, पिस्टल को लहराते हुए ओम शांति कहते हुए निकल गया। तो एक नया गैंग डेवलप हुआ जो घटना को अंजाम देने के बाद ओम शांति कर रहा। हालांकि इस मामले में पुलिस कुछ भी नहीं बता रही है कि ओम शांति कोई नया गैंग डेवलप हुआ है या फिर इसी तरह ओम शांति करके चला गया, क्योंकि लूट के दौरान वहां पे जितने आदमी थे किसी ने विरोध नहीं किया था, इसीलिए लगता है कि ओम शांति बोला, या फिर उन लोगों की एक नया गैंग तैयार हुआ है जो घटना का अंजाम देने के बाद ओम शांति बता रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही किसी तरह की रुपया बरामद लूट का हो पाया, लेकिन पुलिस लगातार दबिश बनाए हुए छापामारी कर रही है। लेकिन दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, बजाते जिस तरह से सीसीटीवी कैमरा में पूरा चेहरा दिखाई दे रहा है, घटना का पूरा वारदात दिखाई दे रहा है, तो कहीं न कहीं ये जो गैंग है वो काफी हिम्मत और निडर गैंग है जो कि दिन दहाड़े घटना को अंजाम दे करके ओम शांति करके चला गया। जी, ये अगर हम बात करें हाजीपुर की, वैशाली की, तो लगातार लूट की घटनाएं में कुछ समय के लिए तो ब्रेक लगा था, लेकिन फिर अपराधी बेकाबू हो रहे हैं हाजीपुर में। इसकी वजह क्या लगता है पंकज? देखिए, जिस तरह से यहाँ गौरव मंगला एक एसपी थे, उनके नाम से काफी यहाँ पे खौफ था। 80 के दशक की बात, 90 के दशक की बात करें तो शोभा उत्कर का यहाँ नाम की काफी खौफ था, अपराधी उसके डर से भागता था। और शोभा उत्कर के बाद गौरव मंगला नाम का यहाँ पे एसपी आए थे जिनके नाम से अपराधियों में खौफ था। लेकिन गौरव मंगला के जाते ही ताबड़तोड़ यहाँ लूट हत्या की वारदात बढ़ते चला गया। और अभी हाजीपुर में जिस तरह से दिन दहाड़े सोना की दुकान को लूटा जा रहा है, व्यवसायी को गोली मारा जा रहा है और
पैसा लूटा जा रहा है, बैंक लूटा जा रहा है। तो लगातार इस तरह की वारदात हो रही है। कहीं न कहीं पुलिस की चूक इसमें दिख रही है, क्योंकि जितनी भी घटना होती है वो दिन के उजाले में हो रहा है। और कहीं भी चौक चौराहा पर आपको जो पुलिस है, जो संवेदनशील एरिया है, वहाँ पुलिस आपको नहीं दिखाई देगा। इतना बड़ा मुथूट फाइनेंस का यहाँ पे ऑफिस है, जहाँ पे लूट की घटना का अंजाम दिया गया था, वहाँ पे भी आपको पुलिस दिखाई नहीं देगा। ये क्योंकि सारी वारदात दिन के उजाले में होता है। चलिए, तो पुलिस बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। इस खबर पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि आखिर ये कौन गैंग का सरगना है जो हर लूट के बाद कहता है ओम शांति। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद बड़ी खबरें में कुछ और भी ऐसी खबरें हैं जिन खबरों से आपको हम रूबरू कराएंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि आजकल विधायक जी कितने बेकाबू हो गए हैं। चलिए अब एक पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है और इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखा रहे हैं ट्रेन का ठहराव। जी हाँ, ये अच्छी खबर है, खास करके गुरु गोविंद सिंह के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने वाले जो हमारे सिख श्रद्धालु हैं, वो जब पटना बिहार आते हैं तो 12 जोड़ी ऐसी ट्रेनें हैं जो पंजाब से चल रही हैं, दिल्ली से चल रही हैं। वो सारी ट्रेनें जिनका ठहराव पटना सिटी में नहीं है, वो अभी फिलहाल उनको ठहराव की अनुमति दी गई है। मतलब अब सिख श्रद्धालु को पटना जंक्शन पर उतरने की जरूरत नहीं है, वो अब पटना सिटी में उतरकर सीधे गुरुद्वारा पहुंच सकते हैं। ये सुविधा का ऐलान दानापुर रेल मंडल द्वारा किया गया है और जो रेल मंडल के अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये सिख धर्मावलंबियों को देखते हुए ये सरकार ने, रेल मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। सरकारी क्या कहना है दानापुर रेल मंडल के अधिकारी को, जरा पहले ये सुन लेते हैं, फिर हम अपने रिपोर्टर के पास जाएंगे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा भेजी गई थी और उनका मांग था कि ऐसे प्रकाशोत्सव वर्ष में और ऐसे अवसर पर बहुत सारे उनके जो यात्री आते हैं, तो उनके लिए जो विशेष गाड़ियां वहां पे चलती है तो उनका ठहराव वहां पे सुनिश्चित किया जाए। तो इसमें जो भेजा गया था प्रस्ताव, उसके ऊपर में 2 मिनट का ठहराव रेलवे बोर्ड से अनुमति मिल गई है। कितने ट्रेनें रुकेगी वहाँ? करीबन 35 जोड़ी ट्रेनें हैं वहाँ पे आज। जी हाँ, अगर हमारे साथ दानापुर संवाददाता अगर जुड़े हों तो हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो निर्णय है, इस निर्णय से कौन कौन सी ट्रेनों का ठहराव, जो 12 जोड़ी जो ट्रेन है आने और जाने दोनों के ट्रेनों की जानकारी दी गई है, कौन से महत्वपूर्ण ट्रेन हैं जिनका ठहराव पटना सिटी में होगा पटना जंक्शन से खुलने के बाद? जिस तरह से ये बातें बताई गई कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो भी प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को मानकर हाजीपुर जोन ने ठहराव का ये आदेश पारित किया है। उसको लेकर ये नहीं बताया गया है कि कौन कौन से ट्रेनें यहाँ पर ठहराई जाएगी, लेकिन इतना कहा जा रहा है कि जितने भी बाहर से श्रद्धालु आएंगे, चाहे पंजाब से हो, हरियाणा से हो और भी कहीं से भी हो, उन सबका ठहराव यहाँ पर दिया जाएगा 2 मिनट के लिए। ये 15 दिनों तक इस ठहराव को दिया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दानापुर संवाददाता थे। और अब ठंड से बेहाल, जी हाँ, क्या कहना है? मतलब फिलहाल 24 तारीख तक कोई राहत की उम्मीद नहीं है। ऑरेंज जोन में बिहार है, बिहार और झारखंड। मतलब शीतलहर का प्रकोप काफी ज्यादा रहेगा। घर से बाहर निकलने के दौरान गर्म कपड़े का सेवन करें, गर्म कपड़े साथ में रखें। धुंध से बचने के लिए जो स्थितियां लगातार आप देख रहे हैं कि राज्य में एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, तो आप इन सब चीज़ों से परहेज करें, बचें। ये स्थिति है और आने वाला 48 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है शीतलहर को लेकर, खास करके बिहार और झारखंड के। चलिए, हमारे साथ आलोक जुड़ गए हैं। आलोक, क्या स्थिति है शीतलहर को लेकर? जी देखिए, आज सुबह मौसम विभाग जो हम अपडेट लिया उसमें कहा गया कि अब जो आने वाला जो 24 घंटा है वो बिहार के लिए लगभग 21 जिलों में काफ़ी दयनीय स्थिति बन सकती है, क्योंकि रेड जोन कल देर शाम अलर्ट किया गया था बिहार के 38 जिला में। लेकिन आज सुबह में जो जिस तरह से बताया गया कि मौसम विभाग के द्वारा कि कुछ जगहों पर सुधार हुई है, लेकिन जो तापमान में गिरावट 1 से 2 डिग्री गिरावट होगी। तो जहाँ देखा जाए तो कल सबसे ज़्यादा सबसे कम
देखा गया था गया में 4.2 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद पटना में देखा गया था 8.2। तो अब देखा जाए तो आज जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया कि 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम होगी, तो ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। लेकिन अभी कुहासा जो है वो बिहार में अगले 1 से 2 सप्ताह तक रहने की संभावना है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठंड से बेहाल है बिहार और झारखंड, और फिलहाल अभी राहत मिलने की संभावना नहीं जताई जा रही है। ये खास खबरें हैं। और अब कुछ ऐसी खबरें हैं, जरा जैसे हम बात कर रहे थे बेकाबू हुए विधायक जी। जी हाँ, ये खबर झारखंड के जमशेदपुर से है, जहाँ पोटका के विधायक लौट रहे थे जमशेदपुर, और उनकी गाड़ियाँ, उनके काफिले में जो गाड़ियाँ थे वो बेकाबू हो गई, और 2 युवक जो साइकिल सवार जा रहे थे उनको कुचल दिया है, जिनकी स्थिति काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। ये नज़ारा है विधायक जी के काफिले के वजह से 2 युवा बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। विधायक जी की गाड़ी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वो किसी तरीके से जान बचाकर विधायक जी और विधायक जी के बॉडीगार्ड अपने आप से किसी तरीके से बच के बाहर निकले। चलिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज जी जमशेदपुर से। मनोज जी, पूरा मामला क्या है, कैसे विधायक जी का गाड़ी ये बेकाबू हो गया? देखिए, विधायक जी रांची से जमशेदपुर वापस लौट रहे थे, पोटका अपने घर आ रहे थे, और आने के क्रम में जैसे ही चौका थाना के समीप गाड़ी इनकी पहुंची है, और अभी हालांकि 4 लेन है, अभी 4 लेन पर इनकी गाड़ी जो है एक हाईवा से ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के दौरान हाईवा के पीछे एक ही साइकिल पर 2 युवक थे, दोनों का उम्र 16 और 17 साल है। एक पीछे बैठा था और एक साइकिल चला रहा था। तभी अचानक विधायक जी की गाड़ी जो है वो साइकिल को टक्कर मार दिया, और उसके बचाने के क्रम में अनियंत्रित होकर विधायक जी की गाड़ी सीधे खेत में जा पहुंचा। हालांकि हमने इस मुद्दे पर जब विधायक जी से बात की तो उनका कहना है कि मेरी गाड़ी टक्कर मारी है, हम उस वक्त नहीं थे। लेकिन चौका थाना प्रभारी कह रहे हैं कि जिस वक्त घटना घटी उस वक्त खुद विधायक जी थे, और विधायक जी जान बचाकर दूसरी गाड़ी से, जो पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी थे, उससे जो है वो विधायक संजीव सरदार यहाँ से वो जमशेदपुर की ओर निकल गए, और उनके ड्राइवर को स्थानीय लोगों ने पीटा भी और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। अंततः इनकी गाड़ी में जो विधायक का बोर्ड लगा था वो भी इनको खोलना पड़ गया, क्योंकि माहौल वहां पर काफी गर्म हो गया था। हालांकि स्थानीय पुलिस जो है, 2 थाना पुलिस, एक चांडिल और दूसरा चौका थाना पुलिस पहुंचा, तब जाके मामला शांत हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। इस बेकाबू हुए विधायक जी के को पुलिस कार्रवाई करने के लिए तैयार है, ये बड़ी बात है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं बिजली संकट। जी हाँ, बिजली संकट झारखंड में गहरा गया, और डीवीसी को के पैसे नहीं दिए जाने की वजह से ये संकट उत्पन्न हुआ है। और 7 जिले में जहाँ से दामोदर थर्मल पावर से जहाँ बिजली आपूर्ति की जाती है, वहाँ आपूर्ति प्रभावित हो गई है। जरा इस संदर्भ में हम सीधे चलेंगे संदीप के पास। संदीप, क्या वजह है कि ये झारखंड में बार बार पैसे का रोना रोता है? दामोदर वैली बिजली उत्पादन केंद्र और 7 जिलों इसके बिजली के आपूर्ति पर रोक लगा देती है, वो क्या वजह है, काहे ऐसा हो रहा है? जी, जिस तरह से पहले भी यह बातें निकल के आई थी कि लगभग 4,000 करोड़ रुपए डीवीसी का बकाया है झारखंड बिजली वितरण निगम के पास, और जिसमें से अब तक की यदि बात करें तो केंद्र ने झारखंड से कटौती करते हुए 1400 करोड़ रुपए की भुगतान कर दी है डीवीसी को, जिसके बाद लगभग 2600 करोड़ रुपए अब भी डीवीसी का बकाया है इनके पास। पर जिस तरह से कल से यदि बात करें तो डीवीसी ने पैसे के भुगतान नहीं होने का रोना रोते हुए यह कहा था कि और कल से भी की बिजली कटौती शुरू कर देगी, और डीवीसी का जो भी कमांड एरिया है जहां पे डीवीसी के द्वारा बिजली सप्लाई होती है, उन धनबाद, गिरिडीह सहित जो 6 जिले हैं वहां पे उन्होंने कल से ही 3.5 घंटा बिजली की कटौती यानी बिजली काटनी शुरू कर दी है।
ऐसे में यदि अब भी बात करें तो लगभग 2600 करोड़ रुपया का बकाया है डीवीसी के पास। और झारखंड वितरण जो बिजली वितरण निगम है उनका कहना है कि अगले माह में 300 करोड़ रुपया और भी भुगतान हो जाएंगे, पर उसके पहले इस तरह की जो कार्रवाई डीवीसी की तरफ से की गई है वह कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आने वाले बुलेटिन में हम बिजली मंत्री की भी प्रतिक्रिया इस पर लें, लेकिन इस बार अब दूसरी खबर पर हम चलते हैं। हाथी का आतंक। जी हाँ, ये आतंक शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं चैनल पे, लेकिन हकीकत यही है कि हम हाथी के जो आशियाने हैं उन आशियानों को उजाड़ते हुए अपनी खेती की योग्य भूमि पैदा कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे हाथी अपने पुराने आशियाने की तरफ लौटेंगे तो हमें कठिनाई होगी। खबरें गुंडू से भी है और गढ़वा से भी है, जहां दर्जनों हाथी ने आतंक मचाया है। एक व्यक्ति की मौत हुई है, दर्जनों घर को उन्होंने तोड़ फोड़ की है। ये हकीकत है। और हम जरा इस मामले में हम अपने संवाददाताओं से भी जानना चाहेंगे कि आखिर हाथी नाराज क्यों है। देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं तस्वीर कि किस तरीके से तोड़ फोड़ किया है हाथी। हमारे साथ गढ़वा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। क्या नाराज क्यों है हाथी? इन दिनों बॉर्डर एरिया है और छत्तीसगढ़ से हाथियों का झुंड झारखंड में आ गया है, जिसमें रमकंडा, चिनिया, भंडरिया, बरगढ़ में वैसे जगहों को निशाना बना रहा है जहां पे किसान अपने खेती करके धान को अपने घर में रखे हैं। उसी जगह को हाथियों का झुंड तोड़कर उनके घर को बर्बाद कर रहा है। उनके द्वारा जो उगाए गए धान है उन्हें भी खा जा रहा है। जी, मतलब ये हाथी आसपास में जंगल मौजूद नहीं है, या मतलब क्यों जो जहां लोग रह रहे हैं, ग्रामीण लोग रह रहे हैं, उन जगहों पर हाथी आ रहा है? इसकी वजह क्या है? मतलब आसपास के इलाके में चारा की कमी हो गई है जो ग्रामीण इलाके में ये हाथी आ रहे हैं? हाथियों का झुंड इसी इलाकों में आसपास रहता है और सबसे अधिक तबाही अभी के ही सीजन में करता है। और जंगल झाड़ियों में वो दिन भर छुपे रहते हैं और शाम को गांव देहात में आ जाते हैं, क्योंकि अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पे लाइट और बिजली की व्यवस्था नहीं है। लोग अभी भी लालटेन और ढिबरी में रहते हैं। उसी का फायदा वो हाथियों का झुंड उठाते हैं। क्यों? और ठंड का मौसम भी है, ग्रामीण इलाकों में बहुत जल्दी लोग अपने घरों में चल जाते हैं। और वैसे जगहों को हाथियों ने, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि निशाना बना रहे हैं जहाँ पे किसान के द्वारा उगाए गए धान रखे हुए हैं। उन जगहों को तोड़कर उनके धान खा जाते हैं और उन्हें बर्बाद भी करते हैं। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र गढ़वा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, उन्होंने हमें बताया कि हाथी इंतजार करते हैं रात होने का। धान उनका पसंदीदा भोजन है और वो स्वाभाविक तौर पे उनके सांस में ये चीज़ें हैं, उनके सहारे वो चीज़ों कहाँ पे उनके खाने योग्य भोजन रखी हुई है उसकी महक उन तक पहुँच जाती है। और जैसे ही वो महक पहुँची बस वो अटैक कर देते हैं। और ये जो भी कहीं भी घटनाएं घटी, एक व्यक्ति की कुचल की मौत हो गई है बुंडी में, अभी गढ़वा में तोड़ फोड़ किया है हाथी के झुंड ने। और जो घर में धान रखा हुआ था, धान की सारी फसलें जो किसान काट के अपने घर में रखे थे वो सारा वो अपने साथ मतलब उसको चारा के रूप में इस्तेमाल कर लिया। चलिए इस बड़ी खबर पर के लिए फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।